हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। सो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की फर्स्ट प्राइम बुक का चैप्टर 2 और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर है नेल्सन मंडेला। एक्चुअल में जो ये बुक है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको खुद नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। तो जो ये हमने चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक छोटा सा पार्ट है उस बुक का। तो हम सब नेल्सन मंडेला जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया अपार्टहेड सिस्टम, वो सिस्टम जो 200 सालों से वहां के लोगों को दबा के रखा हुआ था। तो जो नेल्सन मंडेला जी थे वो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करते हैं, और बाद में वो इस सिस्टम को सिर्फ खत्म ही नहीं करते हैं, वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो जो ये अपार्टहेड सिस्टम है वो सिर्फ एक सिस्टम ऐसा है जिसमें लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी किसी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि सिर्फ एक कलर और रेस के बेसिस पे। और इस सिस्टम का अगेंस्ट करने के लिए उनको 30 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। तो ये तो हुआ इस स्टोरी का ओवरव्यू। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में इनॉग्रेशन इवेंट का डेट और प्लेस दिया गया। तो इनॉग्रेशन इवेंट वो इवेंट है जैसे कि आप हमारे देश में ही देख सकते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा ले लीजिए कि जब किसी नेता को कोई पावर दिया जाता है तो उसके बाद वो उसका शपथ ग्रहण करता है, यानी कि ओथ लेता है। वैसे ही जब नेल्सन मंडेला जी यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो वो भी अपना शपथ ग्रहण करने के लिए इस इवेंट में गए थे, यानी कि उस शपथ ग्रहण के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि इवेंट ऑफ इनॉग्रेशन था। तो इसका जो डेट था वो डेट था 10 मई 1994 और ये हो रहा था एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, यानी कि प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग में एम्फी थिएटर में। उसके बाद ये जो कहानी है, यानी कि जो ये ऑटोबायोग्राफी है, इस स्टोरी में जो मेनली हमारे जो नेल्सन मंडेला जी ने अपने स्पीच के बारे में बताया कि उस दिन, यानी कि जिस दिन उनका ओथ टेकन था, यानी कि जो इवेंट ऑफ इनॉग्रेशन था, उसमें उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला उसका छोटा सा पार्ट बताते हैं और अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक कॉमन मैन से फ्रीडम फाइटर बने और एक फ्रीडम फाइटर से लास्ट में वो जा करके वहां के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो वो स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा सा दिन था, पतझड़ मौसम का एक बहुत ही प्यारा दिन था, और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी भी। जिस दिन उनका मतलब ओथ लेना था उस दिन उनकी बेटी उनके साथ थी, जेनानी। उनके ओथ से पहले वहां, यानी कि उनके प्लेस लेने से पहले वहां 2 लोग और प्लेस लिए थे, जो थे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद नेल्सन मंडेला जी की बारी आती है। तो जो ये दिन था ये बहुत ही बड़ा दिन था, मतलब ये कोई छोटा दिन तो था नहीं कि सिर्फ एक रिपब्लिक डे है, बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि यहाँ 200 सालों बाद इन लोगों को इस सिस्टम से आजादी मिली थी। जो यहाँ के लोग दब के रह रहे थे, जिनके पास एक बेसिक राइट भी नहीं था, अब उनको इक्वालिटी का राइट मिलने वाला था। तो यहाँ बहुत सारे देशों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी उनको धन्यवाद कहते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि धन्यवाद कि आप हमारे देश में हमारे इतने बड़े इवेंट में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए सभी वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करूंगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो हमारे लोगों के लिए अच्छा है। वो अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हमेशा डिवोटेड रहेंगे। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी वहां पे जो लोग आए हुए रहते हैं, यानी कि जो डिग्निटीज आए रहते हैं या फिर वहां के जो कंट्री के लोग वहां इकट्ठे हुए रहते हैं, उन सबके सामने वो ये एश्योर करते हैं, उन सबको ये भरोसा दिलाते हैं कि वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि दोबारा उनके देश को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस ना करना पड़े जहां एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस कर रही हो। वो ये बात इंश्योर करते हैं कि वो अपने देश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे और वहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारे देश का अनफॉर्चुनेट था, यानी कि दुर्भाग्य था कि हमें अपने ही लोगों द्वारा दबाया जाता था, हमें एक ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया जाता था जहां हमारे पास खुद के बेसिक राइट्स भी नहीं थे, और अगर हम अपने बेसिक राइट्स को कंप्लीट करना चाहें, फुलफिल करना चाहें, तो हमें उसके लिए पनिश किया जाता था। हमें रेस के आधार पर या कलर के आधार पर हमें स्लेवरी कराई जाती थी। हमें एक ऐसे सिस्टम में रहना पड़ता था जो कि बहुत ही बुरा था, जहां एक इंसान अपनी खुशी से रह भी नहीं सकता था और ना ही अपना जिंदगी जीने का उसके पास कोई हक था। पर आगे मैं ऐसा इंश्योर करूंगा कि हमें ऐसा फिर से कभी एक्सपीरियंस ना करना पड़े। मैं इंश्योर करूंगा जो ये हमारा ब्यूटीफुल देश है, यानी कि हमारा जो
खूबसूरत सा देश है, उसको ये सब देखना ना पड़े। उसके बाद वो कहते हैं कि वो सभी लोग जो कि किसी न किसी बॉन्ड में यानी कि पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर या किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के नीचे दबे हुए हैं, वो उन सभी चीजों से उनको लिबर्टी देते हैं यानी कि फ्रीडम करते हैं। जब उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम आता है तो उसके बाद वो उन सबको अपार्टheid सिस्टम से भी फ्रीडम दे देता है और उसके बाद वो उन लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाएगी। और वो आखिरी में ऐसा कहते हैं कि वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो उनके देश का सूरज चमक रहा है वो कभी भी डूबेगा नहीं, वो ऐसा ही चमकता रहेगा यानी कि उनके देश की ग्लोरी ऐसे ही बनी रहेगी। फिर जब ये उनका प्लेस खत्म होता है तो उसके बाद का वो सिनेरियो बताते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं वो आसमान में फ्लैग बना रहते हैं या अलग अलग कलर के और धुआं छोड़ रहा होता है प्लेन्स। जो मिलिट्री होती है वो उनके सपोर्ट में रहती है और जो मिलिट्री के मेन होते हैं यानी कि जो उनके हेड होते हैं वो उनको सल्यूट करता है, जो कि कुछ दिनों पहले तक उनको गिरफ्तार करने वाले थे, जो उनको अरेस्ट करने वाले थे आर्मी, वो भी उनका सपोर्ट करती है। तो ऐसा लगता है कि पूरी कंट्री उन लोगों के साथ खड़ी है, वहां सब लोग इक्वालिटी के साथ खड़े हैं और ये एक प्राउड मोमेंट होता है। वो प्राउड मोमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं होता, उनका एक पर्सनल मोमेंट नहीं होता है, ये पूरे देश के लोगों के लिए होता है। जो लोग भी आज तक डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये उन सब के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है क्योंकि अब उन सबको एक इक्वालिटी से रहने का एक मौका मिलेगा और वो सब एक इक्वल लाइफ जी सकेंगे। उनको कलर के बेसिस पे अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहना होगा। वो कहते हैं कि उनका जो देश है यानी कि वो कहते हैं कि जो मेरा देश साउथ अफ्रीका है वो मिनरल्स, जेम्स में रिच है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा रिच पीपल्स के टर्म में है यानी कि यहाँ के लोगों के वजह से मेरा देश बहुत ही महान है। अगर यहाँ के लोग मेरा साथ दे तो इस देश को हम बहुत आगे ले जाएंगे और किसी भी देश को महान वहाँ के लोग बनाते हैं। वो आगे लिखते हैं कि मैं इस यहाँ पे ये सीखता हूँ कि जो लोग बहादुर होते हैं वो इस वजह से बहादुर नहीं होते क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं होता। बहादुर लोग वो होते हैं जो अपने डर को ओवरकम करते हैं। ये लिखते हैं कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द थिंक ओवर इट, यानी कि जो लोग करेज यानी कि जो बहादुरी होती है वो ये नहीं होता है कि वहां डर ना हो, बिल्कुल ही किसी से डर ना हो, बल्कि वो होता है कि हम उससे ओवरकम कर जाएं। फिर वो आगे बताते हैं कि जो पीपल्स होते हैं, जो भी बर्थ लेता है उसके अंदर बचपन से डिस्क्रिमिनेशन या हेट नहीं होता है। वो लिखते हैं कि जब हम बचपन से ही हेट या ऐसा चीजें नहीं सीखे होते हैं, हम ये सब चीजें अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। जो हम सराउंडिंग में देखते हैं कि जिन चीजों से लोग नफरत करते हैं, जिन चीजों को लोग हेट करते हैं, जिन चीजों को लोग नहीं मानते हैं या उसे अछूते रहते हैं, उससे हम भी धीरे धीरे नफरत करने लगते हैं। यानी कि हेट एक सिखाई हुई चीज है। तो वैसे ही हम लोगों को प्यार भी सिखा सकते हैं यानी कि लव भी हम उन्हें टीच कर सकते हैं। हम सिखा सकते हैं कि हम जिन चीजों से नफरत करते हैं उनसे हम कैसे प्यार भी कर सकते हैं और प्यार से उसके साथ रह भी सकते हैं। और वो ये सब चीजें जेल में भी देखते हैं। जब वो इस अपार्टheid सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको 30 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। तो उस 30 सालों में जो वहां के पुलिसमैन थे उनके अंदर भी उनको कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी दिखाई देती थी। मतलब वो कितने भी स्ट्रिक्ट हो लेकिन थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो दिखाई दे ही देती है। मतलब हम इसको ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी सराउंडिंग में भी किसी को देखें जो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हो पर फिर भी उसके अंदर उस चीज के लिए थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो होती है। मतलब कि इंसान कितना भी नफरत करे उसके अंदर थोड़ा सा लव होता ही होता है। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो मैंने जो यहाँ के पुलिसमैन थे वहां में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देखी, उसी से मुझे हिम्मत आया कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। और यही सब चीजें मेरी इंस्पिरेशन बनी रही मेरे स्ट्रगलिंग फेज में। लास्ट में वहां पे 2 नेशनल एंथम बजता है, 2, एक पुराना था और एक नया था। जो पुराना वाला था मतलब कि ये जो 2 ठे था ना वो एक व्हाइट पीपल का था और एक ब्लैक पीपल का था। एक जो न्यू वाला नेशनल एंथम बना था वो सबके लिए इक्वल था, उसमें किसी को अछूता नहीं रखा गया था। उस नेशनल एंथम में सबको एक साथ रखा गया था। उस नेशनल एंथम में सबको एक बराबर का हिस्सा दिया गया था। तो जब ये 2 नेशनल एंथम बजता है तो वहां आवाज बहुत गूंज के नहीं आती है। बट नेशनल मंडेला जी को ये देख के अच्छा लगता है कि भले ये लोग एक दूसरे के लिरिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ये इस बात को समझने भी लगेंगे और इसको अपनाएंगे भी और इनके अंदर धीरे धीरे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और लव भी आएगा। जो लास्ट में फिर ये बताते हैं, एक नीचे पैराग्राफ में ये लिखना है कि जो एक इंसान होता है उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लिखता है अ पर्सन हैज 2 ऑब्लिगेशन,
जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके फैमिली की तरफ होती है, उसके बच्चे, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके मॉम डैड, उनके लिए होता है। और जो दूसरा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उनके पीपल, कंट्री और सोसाइटी के लिए होता है। वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में, यानी कि जब वो छोटे थे तो स्टार्टिंग में उनको भी कुछ पीपल से लेना देना नहीं था, मतलब अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर जाना ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं था। उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली ही थी। जैसे कि किसी से भी अगर आप पूछोगे तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली है, वैसे ही नेल्सन मंडेला जी के लिए भी था। पर जब ये बड़े होते हैं तो ये देखते हैं कि ये अपने आइडिया को शेयर नहीं कर सकते, इनको कहीं इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो इनको लगता है कि शायद ये मेरे साथ पर्सनल हो रही है। लेकिन जब ये देखते हैं कि उनके सिबलिंग्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इनको ये थोड़ा अजीब सा लगता है। और फिर जब ये आसपास में केयर करते हैं तो फिर इनको समझ आता है कि ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए ये लास्ट में जा करके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और वहां से अपनी स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे इस वजह से जब ये इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो इनको शांत कराने के लिए 30 सालों तक इनको जेल में डाल दिया जाता है और वहां उनके साथ क्रिमिनल्स की तरह बिहेव किया जाता है। जो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ के व्हाइट पीपल्स थे उन्होंने यहाँ के ब्लैक पीपल्स पे 200 ईयर्स तक अपना रूल किया था, जिसमें इन्होंने ब्लैक पीपल्स पे बहुत ही बुरे बुरे अत्याचार किए थे। उनको पावर भी नहीं होता था। अगर कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए अपना हक अदा करना चाहे या फिर अपने देश के लिए और अपनी फैमिली दोनों के लिए कुछ करना चाहे तो यहाँ के लोग उनको रोक दिया करते थे, उनको उनके फैमिली से दूर कर दिया करते थे, ताकि जो ब्लैक पीपल्स थे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना पूरा कर सके और उनको यहाँ से दूर भेज दिया करते थे, उनको पनिशमेंट दिया करते थे और उनसे स्लेवरी कराया करते थे। पर लास्ट में नेल्सन मंडेला जी अपने स्ट्रगल के दम पर यहाँ पे आखिरी में एक इलेक्शन कराते हैं, जिस इलेक्शन में यानी कि उनके स्ट्रगल को देखते हुए लास्ट में इलेक्शन कराया जाता है। यानी कि जब कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो कि आपके यहाँ कोई रूल कर रहा है और फिर कोई और आता है उस चीज को बदलाव करने के लिए, तो लोगों में एक आक्रोश जग जाता है और जो उसके खिलाफ फिर लोग आवाज उठाने लगते हैं। तो फिर उसको शांत कराने के लिए एक इलेक्शन करा दिया जाता है कि चलो देखते हैं कि अब किसको ही सेलेक्ट करते हो, नहीं तो देश में देशद्रोह हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट में इलेक्शन कराया जाता है और इस इलेक्शन में जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनको 252 वोट्स मिलते हैं 400 में से और वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं और वहां के वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। सो थैंक यू क्लास।